नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज की बहस सिर्फ वोटर लिस्ट की नहीं बल्कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता, चुनाव आयोग की संवैधानिक ताकत और विपक्ष की राजनीति की सच्चाई की है। क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज ऐसा फैसला सुनाया जिसने सियासत के पूरे नैरेटिव को बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट के एसआईआर को वैध, संवैधानिक और पूरी तरह कानूनी करार दिया। कोर्ट ने साफ कहा है कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाने का पूरा अधिकार है। यानी जिस एसआईआर को लेकर राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव और पूरा विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था, लोकतंत्र खतरे में होने के आरोप लगाए जा रहे थे, आज उसी एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग चुकी है। अब इस फैसले के बाद राजनीतिक पारा भी चढ़ गया है। बीजेपी से विपक्ष के झूठ और डर के नैरेटिव पर सबसे बड़ा प्रहार बता रही है और कह रही है कि राजनीति और नैतिक हार के बाद अब विपक्ष की संवैधानिक हार भी हो गई। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने विपक्ष की पूरी रणनीति को झटका दिया है? क्या वोटर सत्यापन को लेकर उठाए गए सवाल अब राजनीतिक प्रोपेगेंडा साबित हो रहे हैं? और सबसे अहम, क्या अब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने वालों को जवाब मिल गया है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब तक हुई एसआईआर में जो 7,47,00,000 वोटर लिस्ट से बाहर हुए हैं, वो केंद्र सरकार को सौंपी जाए और उनकी जांच की जाए कि वो नाम कैसे कटे और क्यों कटे और उनकी वैधानिकता क्या है। आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या वाकई में सुप्रीम मोहर के बाद एसआईआर को सबको स्वीकार कर लेना चाहिए। वैसे भी ऐसा नहीं है कि एसआईआर पहली बार हुआ है, देश में कई बार हो चुका है, लेकिन इस बार माहौल सबसे ज्यादा अलग इसलिए था क्योंकि इस बार 7,47,00,000 वोटर अलग अलग जगह से हट गए थे। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा वोटर हटे, जबकि वहां तो चुनाव ही नहीं था, उसके बावजूद राजनीति हुई। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस प्रवक्ता भरत मेघवाल जी, वरिष्ठ अधिवक्ता संजय महिला जी और हमारे साथ विषय विशेषज्ञ एकलव्य सिंह जी। शुरुआत संजय महिला जी आपके साथ। जरा बताइए, इस कोर्ट में एक पॉइंट तो यह हो गया कि भाई एसआईआर कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, संवैधानिक है और वैध है। इसके अलावा और क्या क्या कहा गया? देखिए विजेंद्र जी, आज का जो दिन है भारत की राजनीति और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णयों में है, एक ऐतिहासिक विशेष दिन है, क्योंकि लंबे समय से देश के अंदर काफ़ी भय का वातावरण पैदा किया जा रहा था एसआईआर को लेकर। जहाँ जहाँ चुनाव होने थे, जहाँ जहाँ एसआईआर हुई, इलेक्शन कमीशन ने अपनी शक्तियों के तहत, दायरे में, संवैधानिक पावर के तहत अगर वोटर लिस्ट को अपडेट किया तो भ्रम यह फैलाया जा रहा था कि भाई एसआईआर एक माध्यम है, दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, इससे नागरिकता तय की जा रही है और इसको लेके पक्ष विपक्ष आपस में तनातनी में आ गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया कि साहब जबरदस्ती नाम काटे जा रहे हैं, जबरदस्ती जोड़े जा रहे हैं, नागरिकता तय हो रही है। लंबी सुनवाई के बाद में और सभी पक्षों को सुनने के बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी, जॉयमाला, सीनियर जज जॉयमाला बागची साहब ने आज ये भ्रम दूर कर दिया और ये कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया बाकायदा पूरी तरह से नियमों के तहत जारी है और जारी रहेगी। नहीं, लेकिन जो 7,47,00,000 वोटर लिस्ट से बाहर हुए, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या? सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि ये मामला जो भी बाहर कटे हैं, इसके अंदर वो केंद्र सरकार के सामने मामला जाएगा और केंद्र सरकार इस मामलों पे गहन परीक्षण करके ये उचित पाती है तो उस केंद्र सरकार के ऊपर एक तरह से वापस इस पे निर्णय लेने के लिए या और है निरीक्षण करने की पावर दी है। इलेक्शन कमीशन की जो शक्तियां हैं वो बरकरार रहेंगी। इलेक्शन कमीशन को कहा है कि वोटर लिस्ट अपडेशन करने का आपका काम है, आपने काम सही किया है, आपने अपनी शक्तियों का कहीं भी दुरुपयोग नहीं किया है। बिहार के साथ साथ अन्य जो भी स्टेट हैं जहां पे यह प्रक्रिया हुई है या होने जा रही है, आप अपना काम बदस्तूर जारी रखें। ठीक है, एकलव्य, सवाल दरअसल विपक्ष का उन 7,47,00,000 वोटर से ही जुड़ा था कि जिनके नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो गए थे।
वो अब एसआईआर का हिस्सा नहीं और इलेक्शन काफी जगह हो चुके हैं, काफी जगह भी होने हैं। लेकिन क्या वाकई में आप मानते हैं कि जो नैरेटिव सेट किया गया था उस नैरेटिव पर एक बड़ी चोट सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए कहा कि पहले तो ये वैध है, संवैधानिक है, वैधानिक है और इसके साथ साथ ये निष्पक्ष तरीके से इलेक्शन कमीशन ने की है। लेकिन फिर साथ में जो एक कहा कि भाई 7 करोड़ 47 लाख की लिस्ट केंद्र सरकार को सौंपे और वो जांच करे, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए विजेंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब इस तरह के कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो ये तो सही बात है कि पब्लिक डोमेन में उसको लेके डिस्कशन होते हैं, उसको विपक्ष एक मुद्दे की तरह उठाता है, सरकार अपना पक्ष रखती है, चुनाव आयोग अपना पक्ष रखता है। लेकिन मैं समझता हूँ विजेंद्र जी, मैं पिछले 6-8 महीने में आपके यहाँ ही हम यहाँ पे इस मुद्दे पे अनगिनत डिबेट कर चुके हैं और इसकी डिटेल में नहीं जाते हुए एक बात है विजेंद्र जी कि आज सुप्रीम कोर्ट की इस पे एक तरह से सुप्रीम मोहर लग गई है और एक लोकतंत्र में कहीं ना कहीं एक अंतिम निर्णय को एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन देखिए विजेंद्र जी, समस्या क्या है? समस्या ये नहीं है कि विपक्ष इसके पीछे पड़ा हुआ है, समस्या यह है कि विपक्ष को भी हौसला क्यों मिलता है कि हमारे देश में एक विशेष प्रकार का बुद्धिजीवी वर्ग है। देखिए समस्या यह है ही नहीं कि आप मोदी को पसंद करते हो या नहीं करते, सरकार से प्रॉब्लम है या नहीं है। समस्या यह हो जाती है विजेंद्र जी कि ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है इसे ऐसा लगता है ये डिसएग्रीमेंट को जो है ना स्टूपिडिटी की तरह ट्रीट करता है। इसे ऐसा लगता है कि लाखों करोड़ों लोगों ने क्योंकि इनसे अलग तरह से वोट करा है तो वो या तो मैनिपुलेटेड हैं या अनइन्फॉर्म्ड हैं और या फिर वो इनकेपेबल ऑफ थिंकिंग है, उनको पता ही नहीं। लेकिन ये बताइए ना कि अब तो एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है, अभी भी कई राज्यों के अंदर इलेक्शन होंगे, कई राज्यों के अंदर एसआईआर होगा। आपको लग रहा है कि ये मैटर पूरे तरीके से क्लोज हो चुका है या मानकर चले कि बहुत फर्क नहीं पड़ता, जिनको इशू रेज करना है वो इशू रेज करेंगे? 100% विजेंद्र जी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जो हमारे देश में जो एक लोकतंत्र में एक जो सिस्टम बना हुआ है, देश तो वैसे ही चलेगा। हाँ, जिसको मतलब जिसने ठान ली है, जिनको ऐसा लगने लगा है कि देश की रेप्यूटेशन खराब करने से हम पावर में आएंगे या जिसको हम चाहते हैं पावर में लाना वो आएगा, मतलब मेंटालिटी ये हो गई है कि देश बर्बाद होगा तो मैं आबाद हूंगा जी। तो उनको आप नैरेटिव अब इस पर तो क्या ही टिप्पणी करें। एक कॉकरोच जनता पार्टी बनी, उस पर 22 मिलियन के आसपास फॉलोअर हो गए, जबकि हमारी इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल अकाउंट है उस पर 11 मिलियन फॉलोअर। अब इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा कि कौन कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता भर भर के उसको फॉलो कर रहे थे जैसे उनकी पार्टी हो। बहरहाल भरत मेघवाल, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज डिसीजन दिया है, क्या उसके बाद वाकई में एसआईआर को लेकर कोई किंतु परंतु बचा है? देखिए विजेंद्र, एसआईआर को लेकर शुरुआत से जो विपक्षी दल है इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी, उन्होंने एक बात कही कि दिक्कत एसआईआर से नहीं, दिक्कत थी एसआईआर की जो प्रक्रिया अपनाई गई, एसआईआर के पीछे जो मंशा अपनाई गई और लगातार उस पर सवाल उठाए गए। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक है। संवैधानिक तो बिल्कुल, देखिए जब चुनाव आयोग के दायरे में है तभी तो चुनाव आयोग ने उसको किया, लेकिन ये कह देना कि साहब एसआईआर में किसी तरह की प्रक्रिया में कोई गलती ही नहीं थी, मैं उसे सिरे से नकारता हूं और उसके कुछ उदाहरण भी मैं आपको बता दूं। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट की बात को भी सिरे से कुछ उदाहरण बता रहा हूं प्रक्रिया के। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कहा है कि जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर में कहीं ना कहीं कुछ लैप्स हुए हैं। यह कह देना कि सुप्रीम कोर्ट ने मोहर ऐसी लगा दी कि इसमें 1% भी गलती नहीं है, मुझे लगता है यहां तमाम जितने लोग खड़े हैं वो इस बात को नकारेंगे, क्योंकि मैं वर्डिक्ट जो है, जो ऑर्डर है वो भी पढ़कर आया हूं, उसमें बकायदा ये चीज कही गई है कि जो प्रोसेस है उसमें कमियां हो सकती है। बिहार में जब एसआईआर शुरू हो हुआ, सकती है, दोनों में अंतर है और उसके उदाहरण बता रहा हूं मैं उदाहरण बता रहा हूं ना आपको, आप उदाहरण तो सुनिए। भारत कैसे पॉसिबल? आप निकालिए ऑर्डर, मेरी बात ही नहीं, ऑर्डर निकालिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इसमें कमियां हैं और फिर कह रहा है कि वैध और संवैधानिक और निष्पक्ष है, हाउ कैन दैट पॉसिबल? आप मेरी बात ही पूरी, मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं ना। जब बिहार में एसआईआर शुरू हुआ तब क्या आधार कार्ड को मान्यता दी गई थी? दी गई थी क्या? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या एसआईआर में बिहार? ये अपडेशन है, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई आप इसको भी मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, इसका और इलेक्शन कमीशन ने मान लिया। इसका मतलब कि जब कोई चीज न्यायपालिका में गई, न्यायपालिका ने उसको ठहराया कि इसमें इस चीज की कमी थी, उसको अपडेट किया। बिल्कुल ठीक है। बंगाल के अंदर जो बोस फैमिली थी, वो बोस फैमिली जिसने संविधान की प्रति के अंदर चित्रकारी करी, उसके पूरे परिवार का नाम काट दिया गया था, जो वहां सालों से रह रहे थे। जब चुनाव आयोग के पास ये बात गई, चुनाव आयोग ने कहा साहब टेक्निकल एरर हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है। क्या आप मानते हैं कि ये गलती थी या नहीं थी? जयपुर के अंदर जो एक निवर्तमान जो वर्तमान पार्षद थे उनका नाम काटा गया। अजी दूर छोड़िए, क्या विजेंद्र जी आपका दोनों जगह से नाम नहीं कट गया था?
क्या बीएलओ ने नहीं कहा था आपका नाम नहीं कट गया था, इसका मतलब आप अवैध थे? तो आप नहीं मानते ये भरत, अब procedural मुझे मत mistake लाइए, है? क्योंकि नहीं, मुझे ये क्या लाएंगे मैं पूरा नहीं, प्रोसेस बताऊंगा, नहीं, ये और फिर मैं ये भी procedural बताऊंगा mistake कि नहीं है भरत क्या? मेघवाल ने आकर मुझसे फॉर्म Procedural 16 mistake भरवाया नहीं है। और बाकायदा फिर वहां पर वो पूरा नया अप्रूव फॉर्म, कराया। नया फॉर्म भरवाया, मैं फिर बताऊंगा कि नया भरत फॉर्म मेघवाल ने भरवाया, किया है। लेकिन आप सक्षम थे तो नया फॉर्म भर पाए। अरे और सब इसके सक्षम अलावा, है। अच्छा इसके अलावा सुनिए, और आपने बंगाल के अपने अंदर- अच्छा, वार्ड सुनिए, के अंदर- एक और example- आपने अपने वार्ड के अंदर एक और सबके फॉर्म नहीं भरे क्या? अच्छा एक और एग्जांपल मैं आपको दे और देता हूं। आपने आकर कहा बंगाल के अंदर कि भाई जो 27 इतनी आसान प्रोसेस है कि मैंने सबके करा दिए देखिए, हैं, आपने क्योंकि मैं आकर active कहा था मुझे। ना, क्योंकि मैं एक्टिव था। अब मैं आपको बता देता हूं, तो भाई बंगाल अब के अंदर- इसकी नहीं, अब आप क्लियर हो गया, अब ठीक है, देखिए, अब मेरी क्लियर बात- हो गया, अब मेरी बात कर क्लियर हो गया ना कि आप और ये सक्षम है, लेकिन देश की ना, जनता ना, सक्षम नहीं है। भारत ने क्लियर कर दिया मैं वही कि बात भाई कर रहा हूं। अगर एक्टिव होते तो सबके होते जो वैध है। अब कोई एक्टिव ही नहीं है तो उसका इलेक्शन कमीशन क्या करे? उसने घर के दरवाजे खटखटा दिए, उसने उसको टाइम दे दिया, घर पर गया नहीं, फाइनल लिस्ट होने के बाद टाइम दे दिया। अब कोई अगर चाह ही रहा है कि भाई मुझे वोट लिस्ट में आना ही नहीं तो उसको कैसे लाए आप जबरदस्ती? हमारी बात नहीं रखने दे रहे। मैंने आपका क्या हवा महल विधानसभा के अंदर बीएलओ ने नहीं कहा कि हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है एक वर्ग विशेष के नाम के काटने को? क्या नहीं कहा? और बंगाल के अंदर जो 27 लाख नाम कटे, उसमें से 1607 लोगों को, सिर्फ 1607 लोगों को अपीलेट ट्रिब्यूनल के आगे सुनवाई का मौका मिला। मात्र 1% लोग, जो 27 लोग थे जिनको वेटिंग में डाला गया, उनके वोट ना डालना क्या उनका मौलिक अधिकार नहीं था? सुरेश गर्ग नहीं जी, था। अब तो ये आप जो कहते नाम हैं अब कि तक SIR कट चुके पूरी तरीके से हैं, निष्पक्ष सुरेश थी। गर्ग जी, अब जो ये नाम कट चुके हैं एसआईआर को लेकर तो अब किंतु परंतु बचा ही नहीं। वैध है, संवैधानिक है, निष्पक्ष पारदर्शिता से इस प्रोसेस को किया गया सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब कंसर्न इससे आगे है कि जो 7 करोड़ 47 लाख के आसपास नाम अभी तक कटे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कटे हैं, अब उनको लेकर कब तक आप रिपोर्ट ले लेंगे? आपका मतलब केंद्र सरकार तक रिपोर्ट पहुंच जाएगी और उसका क्या प्रोसेस रहेगा कि उनको स्क्रूटनी की जाए कि इनमें से कौन कौन से वैध हो सकते हैं जो वोटर लिस्ट का हिस्सा हो सकते हैं? सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे मोहर लगाई है कि चुनाव आयोग कहीं पे भी गलत नहीं है, उसको अधिकार है एसआईआर करने का, उसको पूरी प्रॉपर तरीके से उसने काम किया है। लेकिन आज क्या हो रहा है, ये विपक्ष में और जो कांग्रेस है उनको जनता के बीच में जाना नहीं है, प्रचार नहीं करना है, लेकिन दुष्प्रचार करना है। संवैधानिक संस्थाएं कोई सी भी हो उनको ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना है, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे चुनाव आयोग हो या और भी कई संस्था हो। अब मुझे बताइए कि अभी बंगाल में इनमें चुनाव थे, इनके राजा साहब कहां थे? वियतनाम में और अंडमान निकोबार के अंदर घूम रहे थे। अरे भाई, अगर आपको इतना ही दर्द था, इतना ही जनता से प्यार था, अगर आपको यही था तो चुनाव प्रचार में जाते चलिए, थे। अब आपके हमारे 1.5 नेता मिनट हो तो गया, अब 2-2 मुद्दे महीने पर तक आ वहां जाते पे हैं। पड़े रहे। भाई, हमारे 1.5 नेता मिनट तो हो गया 2-2 ना महीने सुरेश तक पड़े गर्ग जी। रहे, लेकिन आप क्यों नहीं गए सुरेश प्रचार गर्ग जी, करने के अब लिए? मुद्दे पर आ जाते हैं। अब मुझे बताइए, जो 7 करोड़ 47 लाख के आसपास कटे हैं, इलेक्शन कमीशन से सेंटर को कब तक वो लिस्ट मिलेगी और उनको कैसे स्क्रूटनी की जाएगी कि भाई ऐसा है, मेरी ड्यूअल बात सुनो। सिटीजनशिप लेके बैठा था, कोई विजेंद्र किसी भाई, का ड्यूअल वोटर भाई, कार्ड मेरी बात सुनिए। थे, कोई दुनिया से जा चुका है और जो विजेंद्र भाई, कुछ मेरी बात इलीगल है और सुनिए। कुछ लीगल है, ये हाँ, कैसे हाँ, तय मेरी होगा, बात कब तक सुनिए। होगा? मेरी बात सुनिए विजेंद्र भाई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई आप केंद्र सरकार के पास जाइए। केंद्र सरकार के पास आइए, मना किसने किया? आप अपना नागरिकता का प्रूफ दीजिए, नाम ऐड हो जाएगा। आपकी कोई भी समस्या है एक उसमें मिनट, आइए ना, ना, आपको कोई रुक जाइए। दिक्कत ही नहीं है। मुझे भाई, अब फिर केंद्र मैं सरकार उसको कंफ्यूज स्कूटनी हूं। करेगी, कोई एक समस्या मिनट, का प्रूफ नहीं नाम मान सकता जोड़ना, चुनाव आयोग। एक क्यों मिनट चुनाव भैया, आयोग नाम वोटर- जोड़ना और नाम जो काटना भैया किसकी इंडियन जिम्मेदारी जो है? भारतीय नागरिक होगा उसी को अधिकार होगा वोट डालने फिर का। आप गलत ले जा रहे हैं। बांग्लादेशी को अधिकार आप नहीं फिर है। गलत ले जा रहे हैं। कांग्रेस की क्या हो रहा आप है? फिर गलत ले जा रहे हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट अरे प्लीज। सुनो तो सही। नहीं, आप ये कह रहे हैं सुरेश गर्ग साहब, समस्या क्या हो भरत, रही एक है? मिनट प्लीज। आज सुरेश कांग्रेस गर्ग का साहब, चाल आप चलन ये तो कह रहे पता हैं लग कि रहा इस है। देश के अंदर 7 करोड़ 47 लाख बांग्लादेशी अवैध हैं जिनके वोट कटे मैं हैं। ये नहीं कह वो रहा है। था। देखिए, इसके अंदर से बहुत सारे तो लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी मान है। लिया। इसमें से बहुत सारे वो लोग हैं जिनके 2-2 जगह नाम मान है। लिया। कोई बहुत सारे लोग हैं जो माइग्रेट होकर दूसरी जगह चले गए। तो भाई ये इस तरह के लोग हैं, तो इसमें समस्या क्या है? अगर केंद्र सरकार के पास आता तो केंद्र सरकार भी उसमें चलिए, फिर मैं एक और सवाल कर लेता हूं। कहना चाहता हूं इस कि आज 7.5 करोड़ में से 7.5 तो कटे हैं। आज नए चाल नाम चलन कितने का जुड़े पता हैं? लग गया कि कांग्रेस क्या है। उनकी तार चाइना से जुड़े हुए हैं, परिवार इटली से चल रहा अरे है। आप अलग ही लड़ जाते हैं भाई, नहीं चल रहा है, ऐसा रुक जाइए एक विचार मिनट अमेरिका से प्लीज। अरे चल रहा मुद्दा है। कुछ और चल रहा वोटर है। इनके बांग्लादेश से जुड़े घूम हुए हैं। फिर कर वहीं आ जाना है। जवाब नहीं दे घूम पाएंगे फिर कर वहीं आ जाना है। नहीं, अगर धरातल नहीं। पर काम किया होता तो एक मिनट SIR भाई, के बारे में संजय पता महला जी, होता आपको। सुरेश गर्ग साहब, एक आप मिनट। मुद्दे पे नहीं है। भरत एक मिनट, महला साहब, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि जो ये कहा गया है कि भाई 7.5 करोड़ के आसपास जो नाम कटे हैं, इलेक्शन कमीशन वो लिस्ट केंद्र सरकार को दे।
अब मेरा कंसर्न ये है कि नाम जोड़ना, नाम काटना, नाम को वेरीफाई करना, ये तो चुनाव आयोग का काम है, सरकार का काम थोड़ी ना है। नाम बिल्कुल नहीं है, चुनाव आयोग का काम है। मैं वही तो कह रहा हूं सर, तो सरकार को लिस्ट क्यों? चुनाव आयोग के पास जाइए, पर्याप्त समय दिया था, 2-3 महीने का समय दिया था, क्यों दिक्कत थी? लेकिन इनका है ही नहीं ना। सुरेश बिहार के अंदर भी आरोप लगाया था, तो कौन चोरी का? अरे इस तरह के आरोप लगाना बंद करिए मेघवाल जी, इसकी बजाय जनता में जाकर प्रचार करिए। इधर उधर घूमने से बढ़िया है कि आप प्रचार करिए, विदेश जाना बंद करिए, विदेश जाना बंद करिए। 22 साल के अंदर 56 बार विदेश में चले गए, पैसा कहाँ से आता है आपके पास में? पैसा कहां से आता है 56 बार विदेश में जाने के लिए? जो विदेश में ज्यादा बार जनता ने नकार दिया आपको, देश के ऊपर कर्जा डाल दिया, बार जनता ने देश नकार की दिया। आम जनता पे मिनट, पेट्रोल डीजल का कर्जा डाल दिया। प्लीज एक मिनट। अच्छा सुरेश गर्ग साहब, ईडी किसके अंडर काम करती है? सीबीआई किसके अंडर काम करती है? संवैधानिक इनकम टैक्स किसके अंडर काम करता भाई, है? ये आप सब उनको कह रहे हैं भाई संवैधानिक 66 बार बाहर गए हो, सब पैसा अपने कहां से? अपने आप बताइए स्वतंत्र कहां से आया काम करने के पैसा? लिए। भैया ये स्वतंत्र है। अरे भाई आप बताइए जैसे कहां से चुनाव पैसा आयोग आया? स्वतंत्र है, ऐसे ईडी स्वतंत्र अपना अपना काम तो कर फिर रही है। बताइए जैसे पैसा सुप्रीम कहां कोर्ट से आया? स्वतंत्र है, ऐसे सब स्वतंत्र है। फिर आप मुझे बताइए, आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी 66 बार बाहर गया, पैसा कहां से आया? अरे भाई आप बताएंगे, सरकार में आप है कि पैसा कहां से आया? हम पूछ रहे हैं इनसे, इनकी रिटर्न 22 साल की इनकी इनकम कितनी है? अरे तो जांच करिए इनकम टैक्स। ठीक है, एक मिनट भाई, पूरी डिबेट डिटेल कर आपके दिया। पास संजय महिला जी, मैं उस सवाल पर वापस आ रहा हूं क्योंकि मैं समझना चाह रहा हूं कि मंशा क्या है। चुनाव आयोग को सरकार को रिपोर्ट सौंपनी है। अब मैं समझना चाह रहा हूं, नाम काटना, नाम जोड़ना, नाम को वेरीफाई करना, ये सब तो चुनाव आयोग को करना है, इलेक्शन कमीशन को करना। बिल्कुल आपका सही कहना है। आज जो फैसला आया है उसके अनुसार जो नाम कटे हैं उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस है, इस फैसले की लाइट के अंदर केंद्र सरकार उसकी विवेचना करते हुए, सुप्रीम कोर्ट का मेन मोटो ये रहा है कि जो लिस्ट अपडेशन हुई है वोटर लिस्ट, उसमें योग्य आदमी का नाम किसी भी सूरत में कटना नहीं चाहिए, अयोग्य आदमी का किसी भी सूरत के अंदर नाम जुड़ना नहीं चाहिए। इसके अलावा निष्पक्ष एवं सही चुनाव होने चाहिए। अब रहा ये जो 7 करोड़ वाला मामला जो आप बता रहे हैं, यह मामला केंद्र सरकार के पास भेजा और अल्टीमेटली डिसीजन लेके और फिर ये लास्ट के अंदर चुनाव आयोग के पास में ही मामला जाना है। डिसीजन लेके मतलब डिसीजन क्या होगा? डिसीजन यही है कि इससे संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की विवेचना करते हुए इसके ऊपर बाकायदा एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन है, दिशा निर्देश है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा है उसके क्या कहा है सर? वही तो जानना चाह रहा हूं भाई। आज भी मानो मेरा नाम नहीं है तो मुझे यहाँ की सरकार के पास थोड़ी ना जाना है। यहाँ की सरकार के पास नहीं जाना वहीं अपना रजिस्टर कर दूंगा, वहां पर जाना वहीं चुनाव आयोग के पास में ही है। वो अपने उच्च डॉक्यूमेंट्स आज बैंक के अंदर अपन जाते हैं अपने केवाईसी में समझा पाएंगे कि इसकी मंशा क्या है? क्योंकि ये तो सतत प्रक्रिया है, ऐसा थोड़ी ना है कि भाई आज मैं नाम जुड़वाना चाहूं तो नाम नहीं जुड़ेगा, आज भी नाम जुड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसके जो कहा गया उसके पीछे की मंशा, उसके पीछे मंशा ये है कि किसी तरह का कोई संदेह नहीं हो, क्योंकि केंद्र सरकार की भी ये जिम्मेदारी तय करी है इस मामले में कि भाई चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो अपनी भूमिका निभाए। केंद्र सरकार की जो भूमिका है, आप समझ रहे, इलेक्शन कमीशन स्वायत्त संस्था, स्वायत्त शासन, बिल्कुल स्वायत्त संस्था है। उसकी जिम्मेदारी सेंटर को कैसे दे दी जाएगी? सेंटर को नहीं दी। एकलब है, देखिए मैं समझना चाह रहा हूं सिर्फ एकलब है। 4 हफ्ते में एक बात को समझिए विजेंद्र जी, एक्चुअली इशू क्या है कि देखिए एसआईआर का पर्पस क्या है, चुनाव आयोग एसआईआर क्यों करवाता है? ये मतलब ये एक नैरेटिव बनाया जा सकता है कि चुनाव जीतने के लिए एसआईआर कराया गया है, पर सच्चाई यह है कि एसआईआर इसलिए कराया जाता है ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए। जो जैसी स्थिति होनी चाहिए, जैसे कि अभी बताया भी कि भाई एक वोटर तो हो गया भाई कि लीगल वोटर हटे जो योग्यता है वही होनी चाहिए, ये तो मान ली। तो ये जो आप 7 करोड़ वोटर्स की बात कर रहे हैं ना, देखिए विजेंद्र जी, इसमें जैसे आपने देखा होगा कि एक वो 22 लाख वोटर्स को लेके बंगाल में भी इस तरह का इशू हुआ था। देखिए विजेंद्र जी, ये फाइल अल्टीमेटली जो है मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास है। सरकार इसमें अपना पक्ष रखेगी, चुनाव आयोग उस पर डिसीजन लेगा और उसकी वैधता को अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगी, जैसे अभी तक करा है। जैसे वो तो जैसे भाई ये पार्ट जो आप कह रहे हो ना, जिस पे प्रश्न उठाया गया है, तो एक तरह से तो अभी तय हो ही गया। लेकिन यदि सवाल मैं पूछ रहा हूं कि भाई कहा गया कि सेंटर को सौंपना है, मैं इसको समझना चाह रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं ना विजेंद्र जी, ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में एसआईआर पे एक तरह से आज सुप्रीम मोहर लग गई। अब इसी इशू को लेके अगर कोई पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट पे जाता है, ये 22 लाख या 7 करोड़ की भाई ये इशू थी, तो सुप्रीम कोर्ट उस पे भी तय करेगी। देखिए अंतिम निर्णय संवैधानिक है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम है या नहीं, ये तो सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा ना। सॉल्यूशन मिला कि जो कह रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या है
बिल्कुल, देखिए इसमें सिटीजनशिप के लिए है, ऑर्डर जो है उसमें लिखा है इन केसेस वेयर द कमीशन इज नॉट सेटिस्फाइड दैट अ पर्सन मीट द स्टैट्यूटरी कंडीशन फॉर इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल, it would be incumbent upon it to refer such as individual to the competent authority within the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो सिटीजनशिप पे फैसला लेगी, आप उसको ये रेफर कर सकते हैं। मतलब ट्रिब्यूनल हो गया ना, ट्रिब्यूनल में तो आप, हाँ, आप मान सकते हैं एक तरीके से अपीलेट ट्रिब्यूनल है जिसके अंदर जो नाम कटे, जैसे मैंने आपको बंगाल में बताया 27 लाख लोगों के नाम कटे, उसमें से 1607 लोग अपीलेंट ट्रिब्यूनल के आगे पेश हुए। उन अपीलेंट ट्रिब्यूनल के आगे जो पेश हुए हैं, आपको वहां जाना पड़ेगा। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि अगर कोई केस विचाराधीन है तो आपको वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। ट्रिब्यूनल कैसे तय करेगा? ये तो गृह मंत्रालय ही तय करेगा। नागरिकता की बात ही नहीं हो रही है, तो यह बात वोटर लिस्ट की हो रही है भाई। वोटर लिस्ट में नागरिकता तय नहीं हो रही है। कहा कि अगर सिटीजनशिप से रिलेटेड मैटर है तो जाएगा, तो उस केस में अगर जाएगा तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो गृह मंत्रालय है। अगर दूसरे वोटर लिस्ट से संबंधित कोई बात होगी तो वो चुनाव आयोग या अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई मामला लंबित है कोर्ट के अंदर तो उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। इन केस अगर 1 महीने, 2 साल, 5 साल के अंदर अगर उसको अपील में यह आ जाता है कि ये वोट का वैधिक अधिकार था, तो क्या ये संवैधानिक बाध्यता नहीं है? मैं आज भी कह रहा हूं, प्रोसीजर आपका सही होना चाहिए। आपका प्रोसीजर ऐसा होना चाहिए कि देश के अंदर रहने, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति का भी वोट ना कटे। ये प्रोसीजर इतना सरल होना चाहिए। सुरेश गर्ग साहब, बस 1 मिनट में। सुरेश गर्ग साहब, 7 करोड़ 47 लाख में से मैं भी व्यक्तिगत मानकर चल रहा हूं कि 2.5 से 3 करोड़ के आसपास ऐसे हो सकते हैं जिनके पास ड्यूअल कार्ड हो, जो माइग्रेट कर गए हों, दूसरी जगह कनेक्ट हो गए हों, या फिर जो इस दुनिया में नहीं रहे हों। मैं मानकर चल रहा हूं, उसमें मैं उनको भी जोड़कर चल रहा हूं जो शायद इलीगल हो, जिनके प्रमाण ही ना हो कि वो वोट दे सकते नहीं दे सकते। लेकिन सवाल इससे ही तरह है सर, सवाल यह है कि अभी भी तो प्रोसेस चलेगा। अब मानिए जैसे यूपी के अंदर इलेक्शन होंगे, वहां अगर एसआईआर के अंदर मानकर चलें कि 15 करोड़ वोटर हैं और अगर वो 16 करोड़ हो गए तो फिर ये 1 करोड़ कहां से वापस आएंगे? इसका हिसाब कौन देगा? नहीं तो प्रूफ देंगे ना, अगर कोई नाम ऐड होगा तो वो प्रूफ देंगे। अपनी वो प्रॉब्लम है। देखिए आप एक बात तो समझ लीजिए विजेंद्र जी, कि अगर इस देश में किसी को वोट डालना है, एक बात समझिए विजेंद्र जी, अगर किसी को इस देश में वोट डालना है तो अगर जो मेरा अधिकार है तो मैं वोट डालने का अधिकारी हूं। ये बर्डन ऑफ प्रूफ, इस चीज को प्रूव करने का मेरे ऊपर है कि मुझे डॉक्यूमेंट से साबित करना पड़ेगा कि मैं वोट डाल सकता हूं। अब चुनाव आयोग उसमें कई तरह की प्रक्रियाएं करता है, कैंपेन्स चलाता है, आपके घर पे जाके आपके डॉक्यूमेंट्स मांगता है, प्रोसेस बना रखा है, मतलब लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर है। एक मिनट भाई, आप ये कह रहे हैं क्लब है कि जिसका नाम मानिए इस एसआईआर में नहीं है, अगली एसआईआर या वोटर लिस्ट के अंदर उसका नाम है, तो उसको इस एसआईआर से ना जोड़ा जाए, उसको इस तरीके से जोड़ा जाए कि पहले डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, अब डॉक्यूमेंट पूरे हैं इसलिए नाम जुड़ गया है। बिल्कुल, क्यों ऐसे नहीं? जोड़ जिनके डॉक्यूमेंट पूरे होने के बावजूद भी नाम कट गए, जिनके डॉक्यूमेंट पूरे होने के बावजूद भी नाम कट गया, उन लोगों का क्या होगा? या तो उदाहरण लेके आइए भाई, आप अपना प्रूफ या तो प्रमाण लेके आइए। प्रूफ दीजिए, कैसे नाम कट गया? 1607 लोग कौन थे? नंदलाल बोस का नाम कैसे कटा? अच्छा बताइए, नंदलाल बोस के परिवार का नाम कैसे कटा? नहीं हुए टाइम पे, इसीलिए तो कटा ना। आप नंदलाल बोस का केस पढ़िएगा। क्या है? ये लोग घर पर नहीं गए, वहां बैठे बैठे उसने नाम काट दिया। तो वो चले जाते। कितना टाइम हो गया एसआईआर यानी आप ये कह रहे हैं साहब, अगर बीएलओ की जिम्मेदारी थी घर पर जाकर वेरिफिकेशन करने की, अगर कोई आप चले जाइए, नाम कटने के बाद आप ये मानेंगे कि जिस बीएलओ ने गलती करी कराने के लिए भरत तकलीफ दो क्या है? चीजें तो समझ लीजिए, बांग्लादेशियों को लाओगे क्या? दो चीजों पर मिसगाइड नहीं करना चाहिए, एक तो ईवीएम को लेकर और एक वोटर लिस्ट को लेकर। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। सुनिए ना मेरी बात, अरे भाई मेरी बात तो सुनिए। सबसे पहले किसी भी इलाके का एसआईआर के बाद एक ड्राफ्ट आता है, फाइनल लिस्ट नहीं आती है, ड्राफ्ट आता है। उस ड्राफ्ट के हिसाब से पता चलता है कि किसके नाम नहीं है, फिर डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट के आधार पर नाम जुड़ता है। एसआईआर में बीएलओ की जिम्मेदारी क्या थी? घर जाकर लोगों का नाम लेकर आएंगे, क्या घर गए? विजेंद्र जी, आज दिल्ली में अनाउंस हुआ, सही बताया जा रहा है। विजेंद्र जी, आज दिल्ली में अनाउंस हुआ है कि वहां पे एसआईआर की प्रक्रिया नेक्स्ट मंथ शुरू होगी, और बताया गया है कि पहली ड्राफ्ट लिस्ट
अक्टूबर में आएगी। तो आप ये देख रहे हैं कितना लंबा समय, 4 महीने तो अभी लिस्ट बनने में लगेगा, उसके बाद समय मिलेगा। लोगों ने ग्राउंड पर एसआईआर पे काम किया होगा ना, उन्हें पता होगा एसआईआर में क्या कमी आती है। यहाँ टीवी मतलब जिनने ग्राउंड पे काम किया होगा वो कोई तथ्यवाद की बात नहीं करेंगे, वो तथ्यवाद की बात नहीं करेंगे। आप बताइए नंदलाल बोस के परिवार का नाम कैसे कट गया? कैसे आप कह रहे हैं कि उनको जाना चाहिए था, यानी उनको कागज लेके बीएलओ के पीछे घूमना चाहिए था? क्या ये बीएलओ की जिम्मेदारी नहीं? अरे यहाँ हवा महल के पार्षद का नाम काट दिया बीएलओ ने, हवा महल के वर्तमान पार्षद का नाम काट दिया बीएलओ ने। पार्षद को चाहिए था बीएलओ के पीछे। एक मिनट भरत, पार्षद नहीं है वो इलेक्शन कमीशन के लिए, वो एक नागरिक है। अगर डॉक्यूमेंट नहीं देगा, अगर डॉक्यूमेंट नहीं देगा तो मुख्यमंत्री का भी नाम कट जाएगा। इसमें क्या हुआ? एक गरीब झोपड़ी में भाई डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तो मुख्यमंत्री का भी नाम कट जाएगा। वोटर लिस्ट के लिए बीएलओ के पीछे भागेगा। अरे वोटर लिस्ट के लिए बीएलओ के पीछे जाएगा। महंगाई से तो वैसे मार दिया आप लोगों ने। बताओ वोटर में जाएगा, यानी महंगाई नहीं है? महंगाई नहीं है, जनता से पूछो तो कहाँ जाएगा वो? बीएलओ के पीछे घूमता रहेगा क्या आपको? कच्ची बस्ती में जाकर यहाँ पे फालतू की बातें करने से नहीं होता। एसआईआर का एक फॉर्म भरने जाओ पहले आप गलियों में, आपको पता लगेगा कि एक अनपढ़ की पीड़ा क्या होती है। एक अनपढ़ एसआईआर का फॉर्म तक नहीं भर सकता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सुरेश गर्ग साहब, भरत मेघवाल जी, संजय महिला जी और एकलव्य जी। देखिए इंटरेस्टिंग ये है कि एसआईआर जितनी भी जगह पर हुई है वहां 90% से ऊपर लोग एसआईआर का हिस्सा बने हैं। ये इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग ये भी है कि कांग्रेस, बीजेपी या कोई भी पार्टी है, उसके खुद के बीएलए होते हैं जो हर एक वार्ड, हर एक कॉलोनी, हर एक घर के अंदर जाकर वहां के वोटर को कनेक्ट करते हैं और उनको जुड़वाते हैं। और मेरे भरत भाई ने भी ऐसा बहुत काम किया और उन्होंने इसको लेकर बहुत बातें भी मुझसे की है कि भाई बहुत बेहतरीन प्रक्रिया है और उन्होंने कईयों के नाम जुड़वाए भी। लेकिन वाकई में जो 7 करोड़ से ज्यादा नाम कटे हैं उन पर भी एक फाइनल डिसीजन होना चाहिए ताकि ये चैप्टर हमेशा के लिए पॉलिटिकली क्लोज हो, क्योंकि ये चैप्टर पॉलिटिक्स का नहीं है, ये देश की व्यवस्था का सवाल है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही।